भारतीय जेट्स द्वारा पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले से वहां मौजूद जनरल हैरान रह गए थे। पाकिस्तानी जनरल का मानना था कि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम आसमान की रक्षा करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अब लगभग 70% रक्षा उपकरण चीन से खरीदता है और इस युद्ध में सब कुछ उजागर हो रहा है। कल की रिपोर्टों के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के पास मौजूद एक F-16 और 2 JF-17 विमानों को मार गिराया। पाकिस्तान चीन के जेट उड़ा रहा था। यही वह स्थान है जहां सीसीपी ने अपनी आदत के अनुसार फर्जी खबरें फैलाईं। उन्होंने यह अफवाह फैलानी शुरू की कि पाकिस्तानी मिसाइलें भारतीय जेट विमानों को मार रही हैं। साझा की जा रही राफेल की तस्वीर पूरी तरह फर्जी है। मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं कर रहा। इसमें नकल की हुई आकृतियां दिख रही हैं, जो फोटोशॉप के जरिए क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। साथ ही ये लय की चमक भी असमान है। ग्रेडियंट में अचानक लाइटिंग बदल रही है। इसका मतलब ये एडिट्स पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसमें चीन शामिल है। चीन पाकिस्तान द्वारा फ्रेंच राफेल को चीनी हथियारों से गिराने की गलत जानकारी फैलाने में शामिल है। यह शायद उन लोगों को और ज्यादा चीनी हथियार बेचने की कोशिश थी जो उनकी बकवास पर यकीन कर लेते हैं। असल में यही हुआ भी। इस फर्जी तस्वीर के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद उन मिसाइलों को बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर 17% बढ़ गए। एक फर्जी तस्वीर की वजह से लाखों या शायद सैकड़ों मिलियन डॉलर की मार्केट कैप जुड़ गई। ये गलत सूचना अभियान यहीं नहीं रुका, चीनी सरकारी मीडिया भी शामिल हो गई। चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने चीनी हथियारों से एक और भारतीय फाइटर जेट गिरा दिया, लेकिन बिना सबूत के। भारत के दूतावास ने चीन में इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। चैनल के नियमित दर्शकों को पता है कि चीनी सेना के पास उच्च गुणवत्ता वाला उपकरण नहीं है, इसीलिए हम उन्हें टीमू आर्मी कहते हैं। बिल्कुल टीमू के उत्पादों की तरह चीनी हथियार भी जैसे ही आपके हाथ में आते हैं टूटने लगते हैं। आज मेरे साथ पूर्व नेवी सील चक फर्र हैं, जो चीन के रक्षा उद्योग की खामियों और चीनी हथियारों की अमेरिकी हथियारों से तुलना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पहले से ही जानते हैं कि यह वीडियो जो चीनी सेना का पर्दाफाश करता है, खासकर जब भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु शक्तिशाली देश युद्ध के मुहाने पर हैं, अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तानी सेना भारी मात्रा में चीनी हथियारों से लैस है, इसलिए सीसीपी के बॉट्स हर प्लेटफॉर्म पर ओवरटाइम काम कर रहे हैं और सीसीपी के हथियारों की आलोचना करने वाली पोस्ट और वीडियो को डाउनवोट कर रहे हैं। इसीलिए हमें आपकी मदद पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा सकें तो बहुत अच्छा होगा। यह वास्तव में हमें सीसीपी बॉट्स से लड़ने और एल्गोरिदम में सहायता करता है। आज अब यहाँ हमारे पास पूर्व नेवी सील चक फर्र हैं। अजगर के पंजे बाहर हैं और वे चमक रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एक पुरानी अंदरूनी सोच वाली सेना से बदलकर अब एक हाईटेक महाशक्ति बन गई है, जिसमें स्टील्थ फाइटर, मिसाइल युद्धपोत और आधुनिक टैंक शामिल हैं, जो प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ताइवान स्ट्रेट से लेकर दक्षिण चीन सागर तक बीजिंग का सैन्य विस्तार अमेरिकी प्रभुत्व पर एक सोची समझी चुनौती है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को एशिया के विवादित आसमान और समुद्री क्षेत्रों से बाहर रखना है। लेकिन प्रचार फिल्मों और चमकदार हथियारों के पीछे पीएलए को कई समस्याएं हैं। अनुभवहीन पायलट, कमजोर तकनीक और कम्युनिस्ट पार्टी की लाल फीताशाही में उलझी कमांड संरचना। और भी बुरा यह है कि इसके सैनिक राजनीतिक ब्रेन वॉशिंग से जकड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार हर जगह फैला है और इसका युद्ध रिकॉर्ड इस बात का उदाहरण है कि युद्ध कैसे नहीं जीता जाता। चलिए पीएलए के हथियारों, उसकी पहुंच और इस बात की जांच करते हैं कि वह अजेय शक्ति क्यों नहीं है जैसा बीजिंग का प्रचार है। हम इसकी ट्रेनिंग की खामियों, राजनीतिक दबावों, ऐतिहासिक असफलताओं और उस कैंसर की गहराई से पड़ताल करेंगे जो इसकी जड़ को खोखला कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अमेरिकी वायु श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए स्टेल्थ और लंबी दूरी की मारक क्षमता पर निर्भर है। नया चेंगडू जे-20 माइटी ड्रैगन एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इसमें 2000 किमी की लड़ाकू रेंज और रडार अदृश्य स्किन है। लेकिन F-22 के साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज शूट आउट में मुकाबला करने के लिए
फैसला अभी बाकी है। इसका PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है, कागज पर अमेरिकी AIM-120D एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल से ज्यादा है, लेकिन यह अमेरिकी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और टैंकरों के लिए खतरा पैदा करता है। ये किसी भी एविएशन फोर्स की हवाई लाइफलाइन होती है। करीब से लड़ाई के लिए PL-10 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है, और यह हीट सीकर AIM-9X के बराबर है, जिसमें हाई ऑफ बोर्ड साइड ट्रिक्स हैं। स्ट्राइक मिशनों में चीन की YeJi-12 एंटी शिप मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और स्पीड मैक 3 है, और उसकी KD-80-8 स्टैंड ऑफ मिसाइल J-20 को अमेरिकी जहाजों या गुआम जैसे बेस को दूर से ही धमकी देने की क्षमता देती है। टैक्सीवे पर अगला है शेनयांग J-16, जो एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और यह PL-15, PL-12 और ग्राउंड अटैक हथियारों से लैस हो सकता है। इसके ESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किट इसे ताइवान या स्प्रैटली द्वीपों के आसमान में मुकाबले के लिए तैयार बहुप्रकारी फाइटर बनाते हैं। लेकिन J-20 के इंजन WS-10C और जल्द आने वाला WS-15 अक्सर खराब हो जाते हैं और उनमें न तो विश्वसनीयता है और न ही विमान को सुपर क्रूज स्पीड पर ले जाने की क्षमता। सिर्फ 200 विमान सेवा में हैं और कोई भी युद्ध रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह विमान अभी भी एक अप्रमाणित अवधारणा ही है, न कि कोई अग्रिम पंक्ति का खतरा। इसका J-16 साथी विमान स्टेल्थ तकनीक रहित है, जो इसे अमेरिकी F-35 का आसान लक्ष्य बनाता है। चीनी पायलटों के पास उड़ान के घंटे और युद्ध का अनुभव कम है। सोचिए, जैसे नए लोग और नौसिखिए, न कि अनुभवी पायलट। PL-15 अमेरिकी जैमिंग के खिलाफ कभी परखी नहीं गई है और पीपुल्स एयर फोर्स ने कभी असली हवाई युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी एयर फोर्स जंग में तप चुकी और बहुत तेज है, वो शायद डॉग फाइट में PLA एयर फोर्स को चबा जाएगी। समुद्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जहाजों को ऐसी तेजी से बना रही है जैसे माइक्रोवेव में एग रोल्स बनते हैं। 60,000 टन वजनी टाइप 001 लाउलिंग एयरक्राफ्ट कैरियर और टाइप 002 शानडोंग दोनों ही 24 से 32 J-15 फ्लाइंग शार्प नेवल फाइटर्स ले जा सकते हैं, जिनकी हर एक की पहुंच 1200 किलोमीटर है। 80,000 टन वजनी टाइप 003 फूजान कैरियर अभी ट्रायल में है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च और 40 विमानों के लिए जगह के साथ गेम को और आगे बढ़ाता है, जिसमें J-15 प्रोटोटाइप, J-35 स्टेल्थ फाइटर और KJ-600 एवैक्स शामिल हैं। यह चीन का अमेरिकी शैली के कैरियर के सबसे करीब प्रयास है, जो दक्षिण चीन सागर में हलचल मचाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या यह उम्मीदों पर खरा उतरता है? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की सतह बेड़ा ही असली खतरा है, विशेषकर टाइप 055। रैन हाई क्लास डिस्ट्रॉयर एक दानव है जिसमें 112 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं, जिनमें HHQ-9B सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और YJ-18A एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। इसमें CJ-110 क्रूज मिसाइलें भी जोड़ी गई हैं, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर है और इससे सतह पर युद्ध का एक जबरदस्त खतरा पैदा हो जाता है। इसका YeSa रडार और EW सिस्टम अमेरिका के अत्याधुनिक एजिस क्रूजर को टक्कर देता है, जिससे ये जहाज एक साथ प्लेन मार गिराने वाले और पनडुब्बी शिकारी दोनों बन जाते हैं। टाइप 052D लोयांग 3 डिस्ट्रॉयर में 64 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं और इन जहाज़ों में से 25 सेवा में हैं, जो चीनी बेड़े की आंख और कान हैं और इनमें वही तरह की मिसाइलें लगी हुई हैं। लेकिन चीनी नौसेना में एक कमी है। चीन के लायोनिंग और शानडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स के J-15 पर लगे स्की जंप उनके लोडआउट को 6.5 टन तक सीमित कर देते हैं, जबकि अमेरिकी FA-18 हॉर्नेट का लोडआउट 8 टन होता है। इसका अर्थ है कि अमेरिकी पायलटों की तुलना में चीनी नौसैनिक पायलटों के पास डेक से उड़ान भरते समय कम ईंधन और हथियार होते हैं। कम हथियारों और ईंधन के साथ डॉग फाइट में जाना उचित नहीं है।
नए विमान वाहक पोत फुजियान की कैटापल्ट्स ने स्की जंप की समस्या को ठीक कर दिया है, लेकिन इसका एयर विंग अमेरिकी विमान वाहक पोत के मुकाबले आधा है। चीनी पायलट विमान वाहक पोत संचालन में अनुभवहीन है। उड़ान से पहले कम पेलोड क्षमता के कारण हवा में ईंधन भरना पड़ता है, जिससे विमान और पोत दोनों हमले के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। टाइप 055 एयर 052D डिस्ट्रॉयर सच कहें तो टॉप क्लास हैं। चीनी नौसेना ने अब तक कभी भी समुद्री युद्ध का अनुभव नहीं किया है। अमेरिकी एडमिरल्स, जिनके पास दशकों का ब्लू वाटर अनुभव है, किसी भी लंबे अभियान में चीनी नौसेना को चारों खाने चित्त कर देंगे। चीनी नौसेना की वायुसेना उसकी एक कमजोर कड़ी है, न कि ताकत बढ़ाने वाला कारक। J-15 विमान स्की जंप्स की वजह से सीमित हैं और J-35 और KJ-600 अभी तक तैनात नहीं हुए हैं और अभी भी प्रयोगशाला में हैं। छोटे एयर विंग्स से कम उड़ानें होती हैं और अनुभवहीन क्रू के कारण हथियार व ईंधन संबंधित दुर्घटनाएं बीजिंग के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जलती हुई नौकाओं में बदल सकती हैं। अमेरिकी कैरियर्स पर भी दुर्घटनाएं होती हैं। चीनी डैमेज कंट्रोल की प्रभावशीलता अब भी अनिश्चित है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी परेशानी खड़ी कर सकती है, पर समंदर पर राज नहीं करती। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स का आधुनिकीकरण चल रहा है, परंतु इसमें कुछ बाधाएं भी आ रही हैं। Z-20 हेलीकॉप्टर, जो अमेरिकन ब्लैक हॉक की हूबहू नकल है, 10 से 12 सैनिकों या 1 टन सामान को ले जा सकता है और ताइवान या हिमालय जैसे संवेदनशील इलाकों में मोबिलिटी बढ़ाता है। HJ-12 एंटी टैंक मिसाइल की 4 किलोमीटर रेंज और टॉप अटैक क्षमता है, जो अमेरिकी ब्रैडली या स्ट्राइकर गाड़ियों को भी भेद सकती है। चीन का टाइप 99A टैंक, जिसमें 125 मिमी तोप और एक्टिव प्रोटेक्शन है, शुरुआती M1 अब्राम्स टैंकों के समकक्ष है। और टाइप 15 लाइट टैंक, जो 35 टन का है, कठिन इलाकों के लिए फुर्तीला है, लेकिन शायद बड़े टैंकों के मुकाबले थोड़ा हल्का है। इन सभी क्षमताओं के बारे में जैसा लिखा है वैसा ही है, लेकिन ये सभी प्लेटफॉर्म जेवलिन मिसाइलों के लिए कमजोर हैं और इनमें से किसी ने भी कभी युद्ध में गोली चलती नहीं सुनी है। चीनी बख्तरबंद वाहनों में समस्याएं हैं। टाइप 99 के सेंसर और फायर कंट्रोल सिस्टम MAK-2 से दशकों पीछे हैं और इसका ऑन्टो लोडर सच कहूं तो एक जानलेवा मौत का जाल है। ये नतीजे सिर्फ ट्रेनिंग के हैं। असली फायरिंग मुकाबले में दिक्कतें आने पर यह मशीन और भी खतरनाक साबित होगी। देखा गया है कि चीनी एक्सपोर्ट मॉडल सस्ते खिलौनों की तरह जल्दी खराब हो जाते हैं, जो निम्न गुणवत्ता नियंत्रण को दर्शाता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि अमेरिकी सेना ने इराक और कुवैत में अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। सैन्य उपकरण भी एक और कमी है। चीन की QBZ 95 पैदल सेना राइफल सच कहें तो एक ट्रिगर के साथ जुगाड़ DDH है। QBZ 191 जो इसकी जगह ले रही है आ रही है, लेकिन बार बार जारी राइफल में बदलाव पैदल सेना के प्रशिक्षण को बिगाड़ देता है। एक सैनिक के बुनियादी लोडआउट का भी मुद्दा है। एक चीनी सैनिक के किट, राइफल, कवच और ऑप्टिक की लागत लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच होती है। अमेरिकी ग्रंट का गियर, जिसमें नाइट विजन, कम्युनिकेशन, बेहतरीन कवच शामिल है, एक सैनिक पर $17,000 से $20,000 तक खर्च आता है। इस अंतर का अर्थ है कि अमेरिकी सैनिक रात्रि में हावी रहते और त्वरित समन्वय कर सकते हैं। चीनी बॉडी आर्मर अक्सर घटिया होती है, जिससे सैनिक असुरक्षित रहते हैं। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी प्रशिक्षण है। चीनी सैनिक अपना 20 से 30% समय राजनीतिक ब्रेन वॉशिंग में बिताते हैं। वे साम्यवादी पार्टी के नारे याद करते हैं, बजाय इसके कि वह युद्ध कौशल सीखें। यह सिर्फ अजीब नहीं बल्कि एक प्रणालीगत खामी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स पार्टी के प्रति निष्ठा को युद्ध की तैयारी से ऊपर माना जाता है, जिससे सैनिक आधुनिक युद्ध की अव्यवस्था के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हो पाते। छोटी इकाई की रणनीति, संयुक्त हथियारों का उपयोग और जूनियर अधिकारियों की पहल को एक कठोर, ऊपर से नीचे तक चलने वाली, सूक्ष्म प्रबंधन वाली संस्कृति द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। शहरी युद्ध, विद्रोह विरोधी अभियान, PLA के पास कोई रणनीति नहीं है।
जब अमेरिकी सेनाओं ने फल्लूजा में मैन्युअल लिखा था, हेलमंद में अमेरिकी सेना की तुलना करें, जिसका प्रशिक्षण पूरी तरह लड़ाई और जीतने पर केंद्रित है। अमेरिकी सैनिक लगातार निशानेबाजी, युद्ध कौशल और संयुक्त अभियानों का अभ्यास करते हैं और यथार्थवादी प्रशिक्षण परिस्थितियों में हजारों घंटे बिताते हैं। नाटो सैनिक अनुकूलन, नवाचार और समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षित होते हैं। चीनी सैनिकों को आज्ञा मानने और आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, अगर और केवल तभी जब उन्हें निर्देशित किया जाए। आधुनिक युद्ध क्षेत्र की 360 डिग्री अराजकता से निपटने का यह उचित तरीका नहीं है। अमेरिकी पायलट हर साल औसतन 200 से 300 उड़ान घंटे पूरे करके डॉग फाइटिंग और स्ट्राइक मिशन कौशल निखारते हैं। चीनी पायलट मुश्किल से 100 घंटे पूरे कर पाते हैं, वो भी अक्सर पुराने सिमुलेटरों में। अमेरिकी नौसेना और मरीन एविएटर ब्लू वाटर बैटल्स के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, और अमेरिकी एयरफोर्स का उपकरण, प्रशिक्षण और सिद्धांत उनके चीनी अनुकरणकर्ताओं से कई पीढ़ी आगे हैं। परिणाम: एक अमेरिकी एयरफोर्स जो लचीली, युद्ध में परखी गई और तत्काल परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने को तत्पर है। दूसरी ओर पीएलए अभी भी पिछड़ा हुआ है और प्रगति के लिए प्रयासरत है। इसके सैनिक परेड ग्राउंड के लिए अधिक तैयार हैं, युद्ध के मैदान के लिए कम। पीएलए सिर्फ एक सेना नहीं है, यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सशस्त्र विंग है जो एक समस्या है। अमेरिकी सेना के विपरीत, जो संविधान और एक नागरिक सरकार के प्रति जवाबदेह है, पीएलए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेती है, देश के प्रति नहीं। केंद्रीय सैन्य आयोग, जिसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग करते हैं, फैसले लेता है और पार्टी के कैडर हर स्तर पर मौजूद रहते हैं, जो अक्सर असली सैन्य कमांडरों के साथ टकराव करते हैं। सोवियत सेना में सैन्य और राजनीतिक कमान का ओवरलैप अकार्यकुशलता और अविश्वास पैदा करता है। अधिकारियों को प्रायः राजनीतिक विश्वसनीयता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है, क्षमता के आधार पर नहीं। और पद और रैंक की खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक आम और व्यापक प्रथा बनी हुई है। और समान स्तर की राजनीतिक और सैन्य कमान संरचना का मतलब है कि रणनीतिक फैसलों में युद्ध के तर्क के बजाय पार्टी की छवि को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह संरचना पहल को दबाती और कमान की श्रृंखला को उलझाती है। संकट में चीनी कमांडर पार्टी की मंजूरी का इंतजार कर सकते हैं, जबकि अमेरिकी अधिकारी तेजी से कार्रवाई और अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। सीसीपी की पकड़ भ्रष्टाचार को भी बनाए रखती है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि पीएलए के नेतृत्व में राजनीतिक निष्ठा अक्सर सैन्य योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिससे वह तैयार होने से ज्यादा लाल हो जाता है। चीन का युद्ध रिकॉर्ड एक चेतावनी देने वाली कहानी है, और 1969 का चीन वियतनाम युद्ध, माओ की सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन ने वियतनाम पर हमला किया ताकि खमेर रूज को कंबोडिया से निकालने के लिए हनोई को दंडित किया जा सके। यह इसका प्रमुख उदाहरण है। पीएलए, जिसमें 6 लाख सैनिक और सोवियत शैली का हथियार था, वियतनाम की जंग में तपे हुए सेना से 10 गुना ज्यादा थी। खेल खत्म है ना? ठीक है, आप सही हैं, लेकिन चीनियों की पिटाई हुई थी। चीनी रणनीतियां बहुत सख्त थीं। वे मानव लहर हमलों पर निर्भर थीं, जिन्हें वियतनाम के जंग के अनुभवी गुरिल्ला लड़ाकों ने चकनाचूर कर दिया। सोवियत डिजाइन किए गए उपकरण जैसे टाइप 60-62 टैंक वियतनाम के जंगलों में खराब हो गए और दबाव में रसद व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। चीनी कमांडर अनुभवहीनता और राजनीतिक निगरानी के कारण पंगु हो गए। वे हालात के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाए। 1 महीने बाद चीन लाचार होकर वापस लौटा, जीत का दावा किया, लेकिन लगभग 60,000 मरे हुए सैनिक और अपमानित सेना पीछे छोड़ दी। इस विफलता ने पीएलए की कमजोरी, खराब प्रशिक्षण, पुरानी रणनीति और राजनीति से जकड़े कमांड ढांचे को उजागर कर दिया। वियतनाम, एक छोटा और कम संसाधन वाला दुश्मन, ने हिम्मत और अनुभव से चीन को हरा दिया। ऐसे गुण जिन्हें पीएलए अब भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। और यह सिर्फ एक बार की बात नहीं थी।
चीन की भारत के साथ 1960 और 2020 में हुई सीमा झड़पों में भी ऐसे ही मुद्दे सामने आए, जहां रसद संबंधी गड़बड़ियों और रणनीतिक गलतियों ने उनकी संख्यात्मक बढ़त को कमजोर कर दिया। चीन ने हाल ही में संयुक्त अभियानों की जरूरत समझना शुरू की है। 2015 में पीएलए ने वायु, थल, जल और रॉकेट बलों को एकीकृत करने के लिए थिएटर कमांड बनाकर अपनी संरचना में बदलाव किया, जो अमेरिकी शैली की संयुक्त कमांड संरचना की ओर इंगित करता है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत की सीमा संभालता है, जबकि ईस्टर्न थिएटर ताइवान पर नजर रखता है। यह परिवर्तन सेवा क्षेत्रों के बीच की बाधाएं दूर कर संचालन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, हालांकि यह अभी भी प्रगति पर है। दशकों तक विभागों में विभाजन, सूचनाओं का सीमित आदान प्रदान और घातक अंतर सेवा प्रतिस्पर्धा, सेवाएं अपने क्षेत्र को लेकर झगड़ती हैं और संयुक्त अभ्यास वास्तविकता से अधिक स्क्रिप्टेड होते हैं। अमेरिका, जिसके पास कोरिया से लेकर इराक तक के युद्धों में निखरी हुई 70 वर्षों की संयुक्त नीति है, जटिल बहुक्षेत्र अभियानों के समन्वय में चीनी लोगों को चकमा देता है। पीएलए को अभी भी काफी विकास करना है और भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बनी हुई है। चलिए पीएलए के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते हैं। यह सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि कामकाज का तरीका है। वरिष्ठ अधिकारियों को अरबों की हेराफेरी, फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और प्रमोशन बेचकर अहम पदों पर लोगों को बैठाते हुए पकड़ा गया है। 2023 में शी ने मिसाइल कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार के कारण रॉकेट फोर्स के बड़े अधिकारियों सहित कई जनरलों को बर्खास्त किया। साजो सामान की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। सोचिए, घटिया कवच या मिसाइलें जो सीधी नहीं उड़ती क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण से पहले घूसखोरी आ जाती है। प्रशिक्षण का बजट अफसरों की जेब में चला जाता है, जिससे सैनिकों को पुराना सामान और अधूरी ट्रेनिंग मिलती है। पीएलए की लॉजिस्टिक्स, जो पैसिफिक युद्ध के लिए बेहद जरूरी है, उसमें घोटाले भरे हैं, जिससे दबाव में सब कुछ ठप होने का खतरा है। भ्रष्टाचार न केवल पैसे की बर्बादी है, बल्कि विश्वास को भी नष्ट करता है। सैनिक देखते हैं कि उनके नेता विलासिता में जी रहे हैं, जबकि वे स्वयं भूखे रहकर जर्जर हथियारों और वर्दी के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह मनोबल को गिरा देता है। अमेरिकी सेना अपूर्ण है, लेकिन चीन की तुलना में उसकी निगरानी और जवाबदेही काफी बेहतर है। पीएलए में भ्रष्टाचार कोई राज नहीं है। शी के सपा से इस पर बल देते हैं, लेकिन इसे जड़ से समाप्त करना और पूरे अधिकारी वर्ग को हटाना एक बड़ी चुनौती है। तब तक यह एक अनिश्चितता है जो असली लड़ाई में चीन को कमजोर कर सकती है। नतीजा क्या है? अजगर के पास दांत हैं, परंतु वह दैत्य नहीं है। चीन की युद्ध मशीन एक महत्वपूर्ण शक्ति है। J-20 और PL-15 अमेरिकी वायुसेना के लिए चिंता का विषय हैं। चीनी नौसेना के आधुनिक विध्वंसक और फुजियान विमान वाहक पोत नौसेना को पसीना ला सकते हैं, और टाइप 99A और HJ-12 अमेरिकी सेना को सिरदर्द देंगे। संख्या, घरेलू मैदान का फायदा और कागजों पर एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल नेटवर्क के साथ बीजिंग के पास प्रशांत युद्ध को बदसूरत बनाने के सारे औजार हैं। लेकिन झांसा न खाएं। पीएलए का सामान चमकीला है पर अनजाना है। इसके पायलट और नाविक अनुभवहीन हैं और इसके टैंक और राइफलें घटिया हैं। ट्रेनिंग बुरी हालत में है, पार्टी के प्रचार से घुटी हुई, और भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह तैयारी को खोखला कर रहा है। विश्व का ध्यान ताइवान पर है। क्या चीन हमला करेगा? चीन के लिए फिलहाल यह एक गलती होगी। शायद यह चीन की आखिरी गलती होगी। एक उभयचर शक्ति प्रदर्शन अब तक की सबसे जटिल सैन्य प्रक्रिया है। यह अभ्यास और एक राष्ट्र की सभी सैन्य कलाओं के सटीक उपयोग की मांग करता है। इसकी नौसेना, मरीन, विमानन, जमीनी युद्ध, अंतरिक्ष बल और वैश्विक लॉजिस्टिक्स को बिना किसी रुकावट के और पूर्णता की आवश्यकता वाले मानक पर काम करना होता है। सोचिए, नॉर्मंडी का 100 गुना। क्या चीन उस काम के लिए तैयार है? ताइवान पर एक उभयचर आक्रमण के लिए चीन को आक्रमण बलों को न केवल शुरुआती हमले के लिए, बल्कि ताइवान की सशस्त्र सेनाओं और एक ऐसी आबादी को काबू करने के लिए लंबे, संभवतः वर्षों तक चलने वाले अभियान के दौरान भी आपूर्ति करनी होगी, जो निश्चित रूप से गुरिल्ला युद्ध के जरिए विरोध करेगी।
इसका अर्थ है कि चीन को पूरी तरह से ताइवान जलड़ मरुमध्य को बंद करना होगा। क्या चीनी नौसेना यह कर सकती है? उसके पास विश्व की सर्वाधिक विशाल नौसेना है। नौसेना अधिकारी के अनुसार छोटा सा जवाब है, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। उनकी संख्या अमेरिकी नौसेना से ज्यादा है, पर हम क्षमता या अनुभव की तुलना नहीं कर रहे। अमेरिकी नौसेना दशकों से एक वैश्विक शक्ति रही है, एक सच्ची ब्लू वाटर नेवी। अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप्स अद्वितीय हैं और अमेरिकी पनडुब्बियां अब भी विश्व में सर्वोत्तम हैं। चीनी विध्वंसक आकर्षक होने के बावजूद असल पनडुब्बी रोधी युद्ध में अभी तक अपरीक्षित हैं। सरल शब्दों में कहें तो चीन अभी भी अपनी सेना को विकसित करने की प्रक्रिया में है। संघर्ष के दायरे पर भी विचार करना जरूरी है। चीन का रणनीतिक उद्देश्य वास्तव में काफी स्थानीय मामला है। चीन अपने सभी जहाजों, विमान वाहक पोतों और उभयचर बलों को एक छोटे से स्थान ताइवान जलमरुमध्य में तैनात करेगा। यह अमेरिकी नौसेना के लिए एक लक्ष्य समृद्ध वातावरण बनाएगा, जो अपनी ताकत को केंद्रित करके चीन की नौसेना को क्रमिक हमलों में नष्ट कर सकती है। चीन की नौसैनिक रसद और उभयचर क्षमताओं के धीरे धीरे कम होने के साथ जो भी लड़ाकू सैनिक वह ताइवान में उतार पाएगा, वे वहीं पर खत्म हो जाएंगे। गोली बारूद खत्म, खाना खत्म और आखिरकार विकल्प भी खत्म। चीन ताइवान चाहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन निकट और मध्य भविष्य के लिए बीजिंग के लिए समझदारी इसी में होगी कि वह एक नौसैनिक महाशक्ति के साथ बराबरी की लड़ाई करने की कोशिश न करे, जो पहले ही 2 विश्व युद्ध जीत चुका है और समुद्र, हवा और जमीन पर शक्ति प्रदर्शन का दशकों का अनुभव रखता है। चीन का 1979 का वियतनाम संकट ने दिखाया कि जब राजनीति और अक्षमता टकराती है तो क्या होता है, और पीएलए की संयुक्त कमान अभी भी अधूरी है। फिलहाल ताइवान पर चीन का हमला एक आपदा होगी, लेकिन यह कहीं ज्यादा बड़ा संकट होगा। अमेरिका जख्म, तकनीक और एक ऐसी संस्कृति लाता है जो लचीले, अनुकूलनशील और समस्या समाधान करने वाले सैनिक तैयार करती है। चीन में इस समय पार्टी के समर्थक और नौकरशाही के लोग हैं। अगर ताइवान स्ट्रेट्स में हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी हिम्मत, अनुभव और उसके गठबंधन उसे आगे रखेंगे, बशर्ते वह ड्रैगन के उभार को नजरअंदाज न करे। इस बीच प्रशांत महासागर बारूद के ढेर पर है और अगली चिंगारी कब भड़केगी यह कोई नहीं जानता।